बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज बिजी शेड्यूल है। नव नियुक्तों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। नव नियुक्त मानचित्रकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र, ये बड़ी खबर। श्रमिक परिवारों को सीधी सहायता दी जाएगी। डीबीटी से खाते में सीधा पैसा पहुंचेगा। कुमाऊं की 9 विधानसभाओं में समीक्षा भी करेंगे। कुमाऊं की 9 विधानसभाओं की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। विकास कार्यों और घोषणाओं का हिसाब यहां लिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री आवास पर सुबह बड़ा आयोजन देखने को मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बेहद व्यस्त रहने वाले हैं। और साथ ही आपको बता दें, देखिए 10 बजे मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में वह कृषि विभाग के नवनियुक्त मानचित्रकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। और इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यक्रम कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत हजारों श्रमिकों और उनके परिवारों को डीबीटी के जरिए सीधे आर्थिक सहायता राशि हस्तांतरित करेंगे। दिन के दूसरे सत्र में देखिए सीएम धामी कुमाऊं मंडल की 9 महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों की यहां पर देखिए विधानसभाओं में विकास कार्य की जो घोषणा की गई है उनकी समीक्षा करेंगे। और समीक्षा करके विकास कार्यों की रफ्तार को परखेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री का आज बिजी शेड्यूल है और सुबह 10 बजे से ही मुख्यमंत्री के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। तो माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री आज बेहद बिजी रहने वाले हैं और इस बिजी शेड्यूल में वो प्रदेश के हित में तमाम बड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने जा रहे हैं। शुभांगी हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। शुभांगी, मुख्यमंत्री का आज बिजी शेड्यूल और सुबह 10 बजे से ही मुख्यमंत्री के कार्यक्रम लगे हुए हैं जो कि देर शाम तक चलने वाले हैं। क्या कुछ विशेष रहने वाला है इस बीच? बिल्कुल, देखिए आज कई सारे कार्यक्रम मुख्यमंत्री के प्रस्तावित हैं और 10 बजे का वो समय था जब आज ही कार्यक्रम का आयोजन होना था, जिसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत कृषि विभाग में जो चयनित मानचित्रक हैं उनको आज मुख्यमंत्री वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। और ऐसे में मुख्यमंत्री आज उसमें शिरकत कर रहे हैं और ये नियुक्ति पत्र वितरित कर उनके साथ चर्चा भी करेंगे और उनका उत्साहवर्धन करते हुए भी नजर आने वाले हैं। मुख्यमंत्री आवास में इसका आयोजन हो रहा है। इसके अलावा जितने भी कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंदर जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं उनको और उनके परिवारजनों को आज डीबीटी के माध्यम से जो सहायता राशि है वो हस्तांतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं और कहीं ना कहीं लगातार राज्य सरकार द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि चाहे वो श्रमिक हो या प्रदेश के अन्य वर्ग हो, उनको हर तर्ज पर जाकर उनकी सहायता की जा सके। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बैठक आज मुख्यमंत्री लेने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि गढ़वाल मंडल के कई विधानसभाओं की बैठक मुख्यमंत्री ने ली थी और जो सीएम की घोषणाएं हैं, यानी कि जब अलग अलग जिलों में सीएम जाते हैं तो वहां पर जो भी बड़ी घोषणाएं उन्होंने की हैं, आखिर वो घोषणाएं धरातल पर कितनी उतरी हैं, इसकी समीक्षा लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इससे पहले गढ़वाल मंडल की हुई थी और आज कुमाऊं मंडल के कई सारे विधानसभाओं की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। 9 वो खास विधानसभाएं होंगी जिसमें मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी और आज उसका फीडबैक मुख्यमंत्री लेंगे। इसमें तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं इन तमाम जगहों के वो मौजूद रहने वाले हैं। इसमें तमाम जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे और वो बताएंगे कि आखिर अभी तक ग्राउंड पर कितना काम हुआ है, जो योजनाएं उनकी घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी, जो बातें जनता के हित में मुख्यमंत्री घोषणा करके आए थे, क्या उस पर धरातल पर काम हो रहा है। क्योंकि जो पिछली बार बैठक थी उसमें ये सामने आया था कि जनप्रतिनिधि और जो अधिकारी है उनके बीच समन्वय ठीक से नहीं हो पा रहा है और उसके निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए थे कि जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ में चलकर इन घोषणाओं को पूरा करना होगा और एक जो टाइम लिमिट तय की गई है उस तक इन घोषणाओं को पूरा करना होगा। अगर समय से ज्यादा आप टाइम लेंगे तो उसके बाद उस अधिकारी को या उस विभाग को जवाबदेही जो है उसकी तय की जाएगी। तो आज भी इसी तरीके का कोई दृश्य मिलने वाला है और अगर कोई कमी होगी तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री निर्देशित करते हुए नजर आने वाले हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर। और जो श्रमिक परिवार हैं उनको सीधी सब्सिडी की सहायता जो दी जा रही है और खास तौर पर देखिए जो आपने जिक्र किया, जो नव नियुक्तों को आज नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्हें सीधा डीबीटी के माध्यम से सहायता राशि दी जाएगी। ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है क्या शुभांगी? बिल्कुल, देखिए क्योंकि 10 बजे का ये कार्यक्रम था, अभी मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचने जा रहे हैं और ऐसे में तमाम लोग वहां पर अभी इस वक्त मौजूद हैं और मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचकर आज ये जो तमाम वितरित करने हैं नियुक्ति पत्र वो वितरित करेंगे। और क्योंकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये लोग चयनित हुए हैं और लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है कि चाहे वो UKSSC के माध्यम से हो या अन्य आयोगों के माध्यम से हो, लोगों का चयन हो और जो मेहनत लगातार कर रहे हैं प्रदेश में विकास में, वो भी एक बड़ा योगदान दे।
अलग अलग विभागों में कार्यरत हों। और आज का ये जो कार्यक्रम है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उनसे बातचीत भी करेंगे, उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित भी करेंगे, और इसके साथ साथ जो श्रमिक है और उनके परिवारजन हैं, जो रजिस्टर्ड है कर्मकार बोर्ड के अंदर, उनको आज सहायता राशि भी दी जाएगी, हस्तांतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि हर वर्ग के पक्ष में लगातार फैसले लेने का काम और योजनाओं से उनको लाभ देने का काम लगातार राज्य सरकार कर रही है, और आज भी इसी कड़ी में इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। नजर बना के रखिएगा शुभांगी, आपने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। सैन्य समारोह में भावुक हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पिता की याद यहां पर उन्हें आई और आर्मी कैंटीन से उन्होंने देखिए यहां पर ये बताया कि इससे बहुत आसानी होने जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और ऐसे में साफ तौर पर अगर ये देखा जाए तो उत्तराखंड की वीरभूमि खटीमा में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने पैतृक क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय सूबेदार शेष सिंह धामी की 60वीं पुण्यतिथि को सैनिक सम्मान दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में उन्होंने न सिर्फ शहीदों को श्रद्धांजलि दी, बल्कि सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान में कई अहम पहल भी की। कहते हैं कि एक सच्चा नेता वही है जो जनता की सेवा को अपना धर्म मानता हो। ऐसा ही एक नेता उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हैं, जो हमेशा जनता को सर्वोपरि रखते हैं। इसी कड़ी में जो सपना मुख्यमंत्री ने विधायक रहते देखा था, आज मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने गृह क्षेत्र खटीमा में उन्होंने वो सपना साकार किया। उन्होंने ये सपना देखा था कि उनके क्षेत्र में पूर्व सैनिकों को एक बड़ी सौगात दी जाए, और पूर्व सैनिकों को जो समस्याएं हो रही थी उसके लिए एक CSD नवनिर्मित भवन बनाया जाए, जिसका निर्माण अब हो चुका है, और आज मुख्यमंत्री ने उसका लोकार्पण किया। शहीदों को नमन, परिजनों का सम्मान। कार्यक्रम की शुरुआत देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। मुख्यमंत्री धामी ने मंच से शहीदों के माता पिता, पत्नियों और परिजनों को सम्मानित किया। पूरा परिसर भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। सीएम ने कहा कि शहीदों का बलिदान देश कभी नहीं भूल सकता, और उनका सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। कैंटीन का लोकार्पण, सैनिकों को बड़ी राहत। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सौगात रही खटीमा में नई CSD यानी कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट का उद्घाटन। लंबे समय से क्षेत्र के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की मांग थी कि उन्हें रोजमर्रा के सामान के लिए दूर ना जाना पड़े। मुख्यमंत्री ने फीता काटकर कैंटीन का उद्घाटन किया और इसे सैनिकों के लिए समर्पित किया। इस कैंटीन के शुरू होने से हजारों पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्हें सस्ती दरों पर जरूरी सामान स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेगा। और हमारे प्रतिपक्ष के लोग तब कहते थे कि खटीमा में ये कैंटीन खुल ही नहीं सकती है, कोई मानक ही नहीं है भाइयों बहनों। और सच में ऐसा लगता था कि मैंने कोई ऐसा काम तो नहीं बोला है कि जो आसमान से तारे तोड़ के लाने जैसा हो। और मैं भी संकल्प लेता हूं कि जब तक ये कैंटीन नहीं खुलेगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और आज सच में मेरे लिए ये बहुत बड़ा दिन है कि एक जो सपना देखा था, जो संकल्प लिया था, आज वो दिन पूरा हुआ। आज वो संकल्प पूरा हो रहा है। आप सबके आशीर्वाद से आज खटीमा में ये कैंटीन खुल रही है और बहुत शानदार इसका यहाँ पर डिस्प्ले भी है। सीएम खुद बने ग्राहक, दिया डिजिटल संदेश। कार्यक्रम का सबसे खास और प्रेरणादायक क्षण तब आया जब मुख्यमंत्री खुद कैंटीन के काउंटर पर पहुंचे और एक आम ग्राहक की तरह सामान खरीदा। उन्होंने डिजिटल माध्यम से भुगतान किया और आधुनिक तकनीक को अपनाने का संदेश दिया। सीएम का ये कदम वहां मौजूद लोगों के लिए मिसाल बन गया और जमकर तालियां बजी। मुख्यमंत्री नहीं, एक सैनिक का बेटा। अपने संबोधन में पुष्कर सिंह धामी ने भावुक होते हुए कहा कि वे यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक सैनिक के बेटे के रूप में आए हैं। उन्होंने अपने बचपन के अनुभव साझा करते हुए बताया कि कैसे सैनिक परिवारों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जब घर का मुखिया सरहद पर होता है तो पीछे परिवार कई चुनौतियों से जूझता है। मैं उन कठिनाइयों को करीब से समझता हूँ। सीएम ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जब भी मैं
सैनिकों के बीच में होता हूं, सैनिकों के किसी कार्यक्रम में होता हूं, वीर नारियां मेरी माँ, मेरी बहनें मेरे साथ होती हैं, तो ऐसा लगता है कि सच में मैं अपने परिवार के साथ हूं, अपने पूज्य पिताजी के साथ हूं और मेरा परिवार ही है जिनके बीच में हम आज समाज के लिए कुछ सेवा करने के लिए काम कर पा रहे हैं। और सच में मैं जब भी सैनिकों को देखता हूं, मैं बताऊं कि मैंने 15 महार रेजिमेंट के हमारे कुछ साथीगण, कुछ मेरे पिताजी के जो जिन्होंने साथ में काम किया, वो कैप्टन भानीचंद जी यहाँ पर होंगे, अभी खड़े हो गए, तो इन्होंने लंबे समय तक मेरे पूज्य पिताजी के साथ काम किया है। और मुझे लगता है कि कितने साल किया होगा अंकल, कितने साल आपने काम किया पिताजी और आपने मेरे? 25 साल तक लगातार आपने और मेरे पूज्य पिताजी ने एक साथ एक पलटन में काम किया। सीएम सैनी अपने पिता के साथ काम करने वाले पूर्व सैनिकों को देखकर भावुक हो गए। उसमें वो ऐसा लग रहा था मुझे कि ये मेरे पिताजी के साथ के सैनिक नहीं है, बल्कि इनके रूप में ही मेरे पिताजी यहाँ पर आकर खाना खा रहे हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए मुझे देखकर वहां पर, जब मैं उनको देख रहा था कि हाथ से दाल भात और जो भी खाना बना था उसको इतने प्रेम से खा रहे थे। मुझे लग रहा है कि एक एक खाने का जैसे जैसे कौर उनके मुंह में जा रहा है, वैसे वैसे एक एक आशीर्वाद मुझे मिल रहा है उनका। एक ऊपर से वो खुश हो रहे हैं कि नहीं बेटा तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो और अच्छा काम करो। सैनिक मिलन केंद्र बना संवाद का मंच। इस मौके पर सैनिक मिलन केंद्र की भी शुरुआत की गई, जो पूर्व सैनिकों के लिए एक साझा मंच के रूप में काम करेगा। यहाँ वे अपनी समस्याओं पर चर्चा कर सकेंगे और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सैनिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं में किसी तरह की देरी न हो। जन सैलाब और उत्साह का माहौल। कार्यक्रम में खटीमा ही नहीं बल्कि पूरे उधम सिंह नगर जिले से बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, वीर नारियां और स्थानीय लोग पहुंचे। माहौल ऐसा था जैसे पूरा क्षेत्र एक सैनिक उत्सव में बदल गया हो। लोगों ने अपने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया, वहीं बुलडोजर से फूल बरसाकर अभिनंदन किया गया। सैन्य सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार सैनिकों के सम्मान और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने सैन्य धाम जैसी परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड हमेशा देश के रक्षकों के साथ खड़ा रहेगा। खटीमा का ये आयोजन सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि देश के वीर सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक बन गया। सीएम धामी के इस भावुक और प्रेरणादायक कदम ने एक बार फिर ये संदेश दिया कि उत्तराखंड सच में देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों की बातें शायद गहराई से मुख्यमंत्री इसीलिए समझते हैं क्योंकि वो भी सैन्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं और ऐसे में जिन परेशानियों का सामना तमाम पूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को करना पड़ रहा था, उन्होंने मुख्यमंत्री के आगे अपनी समस्या रखी और उसके तुरंत बाद सीएसडी कैंटीन का निर्माण हुआ, जिसके बाद अब उन्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, घंटों तक लाइनों में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा और अब तमाम सुविधाएं उन्हें इस सीएसडी नवनिर्मित भवन के अंदर ही मिल पाएंगी। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि देहरादून से है। प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा है। 14 अप्रैल को एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में पहुंचेंगे। जी हां, रूट को अब 13 सुरक्षा जोन में बांटा है और डीएम सविन बंसल ने बैठक ली है। यहां दिखेगी उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति। इसके साथ ही हजारों की संख्या में लोग जुटेंगे। राजधानी देहरादून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत के लिए सजकर तैयार है। 14 अप्रैल को पीएम मोदी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे, जिससे दिल्ली से दून की दूरी महज 2.5 घंटे में तय कर ली जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से आपको बताते चले कि आशा रोडी से गढ़ी कैंट तक के रूट को 13 जोन में बांटा गया और जिलाधिकारी सविन बंसल ने अधिकारियों के साथ बैठक करके ट्रैफिक सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं को लेकर कड़े और बड़े निर्देश दिए। इस खास मौके पर पूरे रूट पर उत्तराखंड की लोक संस्कृति की अद्भुत झलक देखने को मिलेगी, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद है और ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश को समर्पित करेंगे उत्तराखंड का ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, यानी कि दिल्ली से देहरादून की जो दूरी है महज 2.5 घंटे की रहेगी सड़क मार्ग के द्वारा। अब देखिए, चारधाम को लेकर 7 जिलों में मॉक ड्रिल होगी, जहां खतरे को मात दी जाएगी। उसकी तैयारी
साफ तौर पर देखने को मिलेगी। ऐसे में हम आपको बताते चले कि मॉक ड्रिल के बारे में देखिए, आपातकालीन स्थिति का एक बनावटी अभ्यास यहां पर होगा, आपदा से निपटने की व्यवहारिक ट्रेनिंग यहां होगी और बचाव उपकरण की कार्यक्षमता की जांच की जाएगी। विभागों के बीच आपसी समन्वय परखना है, कमियों को पहचानना है, उन्हें सुधारना है, समय रहते जान माल की रक्षा करना, ये प्रशासनिक सतर्कता और आत्मविश्वास को बढ़ाना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मॉक ड्रिल से जुड़ी हुई। आज प्रदेश के 7 जिलों में मॉक ड्रिल होने जा रही है। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी मॉक ड्रिल ये होगी, जिसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ प्रशासन की टीमें मौजूद रहेंगी। इसके साथ ही उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में ये मॉक ड्रिल आयोजित होगी। टिहरी, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार में भी मॉक ड्रिल की जाएगी। साथ ही मंत्री मदन कौशिक स्थलीय निरीक्षण करेंगे। चारधाम यात्रा सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए आज उत्तराखंड प्रशासन अपनी तैयारियों की अग्नि परीक्षा लेगा और प्रदेश के 7 महत्वपूर्ण जिलों में आज एक साथ मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि एनडीएमए और यूएसडीएमए के संयुक्त तत्वाधान में होने वाले इस अभ्यास में करीब एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये टीमें किसी भी आपदा से निपटने का कौशल दिखाएंगी। राज्य आपातकालीन केंद्र से शुरू होने वाली इस कार्यवाही का निरीक्षण कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और मुख्य सचिव स्वयं करेंगे, ताकि यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जा सकें। शुभांगी हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। शुभांगी, आज मॉक ड्रिल होने जा रही है, एक साथ 7 जिलों में ये मॉक ड्रिल होगी। इससे आने वाले समय में किस तरह की तैयारियां पर पकड़ हो सकती है मजबूत? बिल्कुल सुनील, देखिए क्योंकि 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले प्रशासन चाहता है कि हम पूरी तरीके से तैयार हों और अगर किसी भी तरीके की चुनौती, चैलेंज सामने आता है तो हम उससे निपटने के लिए भी तैयार रहें। ऐसे में आज एक बड़ी मॉक ड्रिल हो रही है पूरे प्रदेश के अंदर। 7 जिलों में ये मॉक ड्रिल होगी। जहां जहां से जो श्रद्धालु गुजरते हैं वहां पर ये मॉक ड्रिल हो रही है। देहरादून, हरिद्वार, इसके अलावा टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, ये ऐसी जगहें हैं जहां पर सबसे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं और इन रास्तों से गुजरते हैं। ऐसे में देहरादून की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है। लगातार जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो प्रशासन की टीम है वो इस अभ्यास में आप जुट गए हैं। अलग अलग जो चैलेंजेस चारधाम के दौरान देखने को मिलते हैं, चाहे किसी का नदी में फंस जाना हो, किसी का आपदा की वजह से फंस जाना हो, कैसे उन लोगों तक टीम्स पहुंचेंगी। कई जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर पहाड़ चढ़ के कैसे टीम्स पहुंचेंगी, जो लोग वहां पर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं उन तक कैसे फूड पैकेट्स पहुंचाए जाएंगे, उनको वहां से सुरक्षित गंतव्यों तक कैसे ले जाया जाएगा। इन तमाम चीजों को लेकर अभ्यास आज हो रहा है। पिछली बार भी एक मॉक ड्रिल हुई थी, उसमें कई सारी खामियां जो हैं वो पाई गई थी। इस बार की जो मॉक ड्रिल है वो इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अब चारधाम यात्रा बिल्कुल नजदीक है और इस बार ये कोशिश की गई है प्रशासन द्वारा कि कोई वो खामी इस बार इस मॉक ड्रिल में देखने को ना मिले और जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनकी यात्रा सुरक्षित हो और व्यवस्थित हो। जिस भी तरीके के चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि उस वक्त मानसून पीरियड भी होता है, ये जो 6 महीने का पीरियड है, इस वक्त आपदा एक बड़ा चैलेंज होता है। तो आपदा से कैसे निपटेंगे, जब नदियों का जलस्तर बढ़ेगा तो उस वक्त टीम्स कैसे काम करेंगी, कहीं पर अगर भूस्खलन होता है तो वहां पर टीम्स कैसे काम करेंगी, और अगर कहीं पर सड़क मार्ग टूट गया है तो टीम्स जो दूसरी पार जो लोग खड़े हैं, श्रद्धालु खड़े, उनको कैसे वहां से रेस्क्यू कर लेकर आएंगी। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर आज काम किया जा रहा है। इन 7 जिलों में महत्वपूर्ण मॉक ड्रिल हो रही है और आज तैयारी परखी जा रही है कि आखिर हम लोग कितने तैयार हैं श्रद्धालुओं को सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा देने के लिए। सबसे बड़ी चुनौती शुभांगी अगर देखी जाए तो भूस्खलन वाली ज्यादा रहती है, क्योंकि मानसून का समय रहता है और भारी बारिश के चलते जो यात्रा मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाते हैं। बड़े बड़े बोल्डर रास्ते में आ जाते हैं, दोनों तरफ यात्री फंस जाते हैं। वो सुनिश्चित करना, उसे कितनी जल्दी उस मार्ग को सुव्यवस्थित बनाया जाए, उसको लेकर ये बड़ा चैलेंज रहता है शासन के प्रति। ऐसे में उसके लिहाज से किस तरह की तैयारी? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि मानसून के वक्त भूस्खलन सबसे ज्यादा होता है, पुल टूट जाते हैं, सड़कें टूट जाती है, रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसे में जो श्रद्धालु फंसते हैं उनको वहां से कैसे रेस्क्यू किया जाए, इसको लेकर आज सबसे महत्वपूर्ण मॉक ड्रिल हो रही है। क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर रस्सियों से चढ़कर कैसे टीम्स वहां पहुंचेंगी, अगर भूस्खलन हुआ है तो जेसीबी मशीन्स वहां पर तैनात रहेंगी, टीम्स वहां पर कैसे काम करेंगी, इन तमाम चीजों का आज अभ्यास हो रहा है। और खासकर जहां पर पुल टूट जाते हैं और रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं और कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होता, वहां पर लोगों को कैसे
कैसे सुरक्षित रखना है, उन तक कैसे खाना पीना पहुंचाना है, उनको वहां से कैसे बाहर निकालना है। ये कई सारी चीजें, चैलेंजेस होते हैं जिन पर आज मॉक ड्रिल के दौरान अभ्यास देखने को मिलेगा और ये भी देखा परखा जाएगी तैयारी की आखिर क्या हमारी टीम्स तैयार हैं ऐसे चैलेंजेस को फेस करने के लिए। तो इसी उद्देश्य के साथ आज ये मॉक ड्रिल का आयोजन पूरे प्रदेश के अंदर 7 जिलों में हो रहा है और बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि देहरादून हो या यहां से हम हरिद्वार की बात करें, हरिद्वार से होते हुए श्रद्धालु जाते हैं। इसके अलावा पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग ये वो एरियाज है जहां पर 4 धाम है। तो खासकर बारिश और बर्फबारी की वजह से जो रास्ते अवरुद्ध होते हैं, जो लोग वहां पर फंस जाते हैं, आपदा की वजह से जो चैलेंजेस आते हैं, खास तौर पर उन पर आज विशेष जोर दिया जा रहा है और टीम्स पूरी तरीके से मॉक ड्रिल शुरू कर चुकी है और आज पूरा दिन ये मॉक ड्रिल चलने वाला है। चलिए, बहुत शुक्रिया शुभांगी, नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में विकास कार्यों की रीढ़ माने जाने वाले डिप्लोमा इंजीनियर्स की हड़ताल अब सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर नैनीताल में भी सभी इंजीनियर पिछले 18 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। संगठन के प्रांतीय सचिव राजेंद्र गिरी का कहना है कि 27 सूत्रीय मांगों को लेकर शासन के साथ कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन वेतन विसंगति जैसे मुख्य मुद्दों पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समाधान नहीं निकला तो फिर उग्र आंदोलन होगा। बड़ी रैली और आमरण अनशन के लिए भी वो बाध्य होंगे, मजबूर होंगे। और बड़ी मुश्किल से एक प्रमोशन लेकर के जिंदगी भर में चले जा रहे। बताओ, हमारा विगत 18 दिनों से हम लगातार अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। शासन में भी कई बार हमारी वार्ता हुई है, बट अभी भी कई मुद्दों पे अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। और हमारी जो मांगे हैं, ज़्यादातर मांगे हमारी जो है समस्याएं हैं और ये भी डिस्क्रिपेंस जो पैदा की गई हैं, विसंगतियां, वो भी सरकार और शासन के द्वारा ही की गई हैं। हम मांग करते हैं कि हमारी इन मांगों पर जल्द से जल्द विचार करे सरकार और हम पुनः अपने काम। उत्तराखंड का राजकीय पुष्प बुरांश अब पहाड़ की महिलाओं और रोजगार के साथ ही देखिए युवाओं के लिए जो रोजगार के अवसर हैं उसका एक बड़ा जरिया बनता जा रहा है। उत्तरकाशी के राजकीय फल संरक्षण केंद्र में इन दिनों बुरांश जूस बनाने का विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को जूस तैयार करने से लेकर उसकी पैकेजिंग और मार्केटिंग की बारीकियां सिखाई जा रही हैं। खास बात यह है कि व्यवसाय शुरू करने वालों को सरकार की ओर से 60% तक की भारी भरकम सब्सिडी दी जा रही है। स्थानीय संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में प्रशासन का ये कदम मील का पत्थर साबित हो रहा है। ऐसे में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और उत्तराखंड को स्वावलंबी बनाने और महिलाओं को यहाँ पर देखिए उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की, व्यापार में कैसे महिलाएं आगे बढ़ें उसको सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है, महत्वपूर्ण पहल है। व्यवसाय, खाद्य प्रसंस्करण या फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो भी करना चाह रहे हैं तो उन सब की जानकारी हम महिलाओं को देते हैं। आजकल बुरांश जैसे समय है, जिस टाइम पे जो समय होता है फलों का, उस टाइम पे यहाँ पर लोग लाते हैं और तो हम लोग भी गांव-गांव में जाके स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अपना 7 दिवसीय प्रशिक्षण का शिविर लगाकर वहाँ पर गाँव की महिलाओं को उस फल पदार्थ से क्या बन सकता है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। 16 अप्रैल से हाईटेक चेक पोस्ट सक्रिय कर दिए जाएंगे। बॉर्डर पर ANPR कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। चेक पोस्ट पर मिलेगी वाईफाई की सुविधा। जी हां, ऋषिकेश में स्थापित हुआ है कंट्रोल रूम। ये बड़ी खबर। ड्राइवरों के लिए बनाए गए हैं रेस्ट पॉइंट। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अब तक 1500 ग्रीन कार्ड जारी कर दिए गए हैं और ये खबर देहरादून से। आगामी 19 अप्रैल से शुरू हो रही है 4 धाम यात्रा को सुगम सुरक्षित बनाने के लिए परिवहन विभाग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए विभाग आगामी 16 अप्रैल से प्रदेश के सभी प्रमुख चेक पोस्टों को हाईटेक सुविधाओं के साथ सक्रिय करने जा रहा है। आरटीओ संदीप सैनी के मुताबिक यात्रियों की सुरक्षा के लिए इस बार ANPR कैमरे और वाईफाई लेस चेक पोस्टों का जाल बिछाया गया है और साफ तौर पर ऋषिकेश में एक विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया जहां टोल फ्री नंबर के जरिए श्रद्धालु मदद ले सकेंगे। साथ ही लंबी दूरी से आने वाले ड्राइवरों की थकान मिटाने के लिए यहां आशा रोड़ी और नारसन बॉर्डर पर रेस्ट पॉइंट की सुविधा तक दी जाएगी ताकि सड़क हादसों पर लगाम लगाई जा सके।
और इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।